नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ में फ़र्क क्या होता है। काफ़ी बार मैंने वेरियस वीडियोस में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जिक्र किया है और काफ़ी बार मैंने कमेंट्स देखी है, लोग वहाँ पर लिखते हैं कि सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इन पर्टिकुलर है क्या, नॉर्डिक कंट्रीज़ और उनमें क्या फ़र्क क्या है और ये कंट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में पूरा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या हैं। खैर, इस वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले इस वीडियो को देखने का। पहले तो हम जानेंगे कि फ़र्क क्या है स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ में, फिर जानेंगे कि इन कंट्रीज़ को जाना किस लिए जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी जानेंगे कि आखिर ये कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इतनी अच्छी रैंक हर बार कैसे प्राप्त करती है। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिक काउंसिल क्या है, क्योंकि आर्टिक काउंसिल का भी नॉर्डिक कंट्री से काफ़ी एक गहरा रिलेशन है और आर्टिक काउंसिल न्यूज़ में भी काफ़ी था रिसेंटली। सो काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो होगी आपके लिए एंड आई होप यू विल वॉच टिल दी एंड। अब देखो, मैं पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम मैप से भी समझेंगे, वो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब हम स्कैंडिनेविया की बात करते हैं तो 3 देशों की हम बात कर रहे हैं। ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। स्कैंडिनेविया में आती है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, ये 3 कंट्रीज़। ऑलराइट, जब हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली स्कैंडिनेविया एक सबसेट है नॉर्डिक कंट्रीज़ का। मतलब कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में पहली बात तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तीनों की तीनों आ जाती हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और उसके अलावा एडिशनली जब हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कह रहे हैं तो मतलब कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ प्लस फिनलैंड, आइसलैंड और साथ में कुछ एसोसिएटेड टेरिटरीज़। एसोसिएटेड टेरिटरीज़ कौन कौन सी? ग्रीनलैंड का ऑटोनोमस रीजन, साथ में फरोर आइलैंड्स और ये ऑलैंड्स आइलैंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मेन ग्रीनलैंड का याद रख लेना। तो ये सब कंट्रीज़ मिल के बनाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक नॉर्डिक काउंसिल भी है, वो एक ऑफिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की आपको कोई ऑफिशियल कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी नहीं जिसको एग्जामिनेशन में आपको याद करने की ज़रूरत हो, मगर फिर भी काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि क्या ये फिनलैंड या आइसलैंड को भी स्कैंडिनेवियन कंट्री माना जाता है, तो आपका वहाँ पे आंसर होगा नहीं। ओके, अब ये तो एक बेसिक पिक्चर क्लियर हो गई। अब आपको मैप में दिखाता हूँ ये कंट्रीज़ क्या हैं और वहाँ पर ग्रुप्स थोड़ा आपको और समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों ज़रा मैप पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडिया की नॉर्दर्न साइड पर अगर हम जाएं तो आपको दिखेगा तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर आता है रूस, रशिया। मगर यहाँ पे ये नॉर्दर्न साइड, अब थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये ग्रुप है कंट्रीज़ का, ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का ग्रुप। कौन कौन सी कंट्रीज़? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ओके, मगर अब थोड़ा सा जूम आउट करें इसको यहाँ पर और कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और साथ में आइसलैंड, तो ये कंट्रीज़ अब मिलके बन जाएंगी नॉर्डिक कंट्रीज़ का ग्रुप। अब मैं आपसे ये सवाल ही पूछ सकता हूँ, क्या ग्रीनलैंड एक आज़ाद एक सॉवरेन कंट्री है? नहीं, ये एक ऑटोनोमस रीजन है, द किंगडम ऑफ डेनमार्क का। ऑलराइट, वैसे काफ़ी लंबे समय तक ये डेनमार्क का पार्ट था, मगर धीरे धीरे इसको ऑटोनोमस स्टेटस मिल गया। ग्रीनलैंड कंप्लीटली नॉर्डिक कंट्रीज में नहीं आता, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ डेनमार्क। यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में स्पेसिफिकली कि ये कंट्रीज़ किन चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, इनके कैपिटल्स क्या हैं और कहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है। डेनमार्क सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ में। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, स्वीडन, नॉर्वे जो है उनके भी नीचे की साइड को है, सदर्न साइड को है। और डेनमार्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पे इस वक्त राज कर रही है क्वीन मार्गरेटी, या जैसे भी इनका नाम प्रोनाउंस करते हैं, द सेकेंड। इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर इनके है नहीं, मेन सारा काम पार्लियामेंट ही करता है। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, मगर इन्होंने अपनी करेंसी खुद की रखी हुई है, यूरो इस्तेमाल नहीं करते। इनकी करेंसी है डेनिश क्राउन। और ये कंट्री नेटो का मेंबर भी है। डेनमार्क नेटो का मेंबर है। अब देखो, मैं आपको जो लिस्ट बताऊंगा नॉर्डिक कंट्रीज़ की, उसमें 2 चीज़ें लिख लेना, करेंसी क्या है उसकी और क्या वो नेटो का मेंबर है या नहीं है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है या नहीं है ये पूछने के चांसेस कम है, बट अगर आप ज़रा स्टूडियस हो तो वो भी लिख लेना, इट्स योर चॉइस।
आगे देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता रहा हूं, डेनमार्क का फ्लैग माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग। ओके, तो अगर कहीं पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है विच कंट्रीज फ्लैग इज नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लैग, तो आपका आंसर होगा डेनमार्क, जिसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं किसी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेक्स और रिवर्स हैं, करीब 10% कंट्रीज में रिवर्स और लेक्स ही हैं, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। पॉपुलेशन काफ़ी कम है इन सारी कंट्रीज़ की, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं सबकी पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर रीजन बहुत ही ठंडा है, और जो जितना आप नॉर्दर्न साइड पर जाओगे वहाँ पे पॉपुलेशन आपको और कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह कुछ हो नहीं पाती, सारा खाना वगैरह ये इम्पोर्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है 5.5 मिलियन, और इसमें से 1 मिलियन इनकी कैपिटल जो है हेलसिंकी, वहाँ इसके आसपास रहते हैं, ठीक है, याद रखना इनका जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। और फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इनकी करेंसी भी यूरो है, ये याद रख लेना फिनलैंड के बारे में, ठीक है। मगर फिनलैंड नेटो का मेंबर नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी। ये माना जाता है कि रशिया की प्रेशर की वजह से ये फिनलैंड ने अभी तक नेटो की मेंबरशिप नहीं ली है, और अगर रशिया जैसे यूक्रेन में उन्होंने क्राइमिया हथिया लिया था, ऐसे ही अग्रेसिव नेचर वो आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो फिनलैंड ने रशिया को ये भी वार्निंग दी है कि दे विल जॉइन नेटो। तो खैर अभी के लिए आपको याद रखना है कि फिनलैंड नेटो का मेंबर नहीं है, मगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और उनकी करेंसी भी यूज़ करता है। आइसलैंड, बहुत ही ज़्यादा कम आबादी, सिर्फ 3,20,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो इनकी कैपिटल है रिकयाविक, या इसको जो जे है इसको या बोलते हैं यहाँ पे। ये जो स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्री हैं, यहाँ पे अगर जो यस बोलते हैं, इनका यस ये लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इसको जा, ये लोग इसको पढ़ते हैं या, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रिकयाविक। ये कैपिटल है आइसलैंड की, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। क्या आइसलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? जी नहीं, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, मगर यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें पार्ट लेता है, ठीक है। और उसके अलावा आइसलैंड नेटो का मेंबर है, और आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्राउन। ओके, और आइसलैंड वैसे बहुत ही खूबसूरत देश है, टूरिज्म सेक्टर इनका बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, और नाम अगर आप देखोगे ना, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, अगर वैसे मैं आपको बोलूँ इसके बारे में आपको जानकारी ना हो कि आपको छुट्टी मनाने कहाँ पे जाना है, आपको कि ग्रीनलैंड ही जाऊँगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, ग्रीनलैंड है, बहुत सारी ग्रीनरी होगी वहाँ पे, मगर बिल्कुल उल्टा है। ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा ठंडा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ती है और लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जाते भी नहीं है। आइसलैंड से भी कम उनकी पॉपुलेशन है, जबकि आइसलैंड से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आइसलैंड नाम में आइस है, मगर बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही वहाँ पर टूरिज्म बूम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नॉर्वे बहुत ही फेमस देश है। यहाँ पर देखो, ये ज़्यादातर जाना जाता है अपने ऑयल और माउंटेन्स के लिए। ऑयल के ठीक ठाक रिजर्व्स हैं नॉर्वे के पास, और उसकी वजह से काफ़ी सारे इनको जो फॉरेन एक्सचेंज भी कमा लेते हैं, उसकी वजह से जो इनकी आबादी है काफ़ी खुश रहती है। और यहाँ पर देखो, जो पॉपुलेशन है इनकी 5.2 मिलियन है, और उसमें से 1 मिलियन जो इनकी कैपिटल सिटी है ओस्लो, उसके आसपास रहते हैं। नॉर्वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और यहाँ पे राजा हैं ये हेराल्ड वील्ड्स, और यहाँ पे राजा है हेराल्ड द फिफ्थ, पर इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर है नहीं। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, मगर यूरोपियन इकोनॉमिक ये एरिया जो है उसका मेंबर है, उसका पार्ट है, और नेटो का भी पार्ट है नॉर्वे। और जो करेंसी है नॉर्वे की वो है नॉर्वेजियन क्रोनर, ये याद रख लेना, करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये नॉर्डिक रीजन का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ज़्यादातर जो नॉर्डिक रीजन के कंट्रीज़ है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे 5 मिलियन के आसपास है, मगर स्वीडन के पास 9.1 मिलियन है, मगर अब थोड़ी बढ़ के इनके पास 10 मिलियन के आसपास हो गई है, 10 मिलियन तक पहुँच गए हैं ये लोग। और ज़्यादातर लोग जो हैं ये स्टॉकहोम में रहते हैं, जो जितना नॉर्दर्न पार्ट है स्वीडन का, वहाँ पे बहुत ही कम आबादी है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे राज करते हैं किंग कार्ल गुस्ताव, मगर इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर इनके पार्लियामेंट के पास है। और स्वीडन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, मगर वो यूरो को इस्तेमाल नहीं करता, क्राउन जो इनकी करेंसी है वो भी अभी यूज़ करता है, ठीक है। और उसके अलावा नेटो का मेंबर भी नहीं है स्वीडन, याद रख लेना। ये सारी जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर है क्वेश्चन बन के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है। ग्रीनलैंड सबसे कम आबादी वाला ये नॉर्डिक रीजन है, क्योंकि सिर्फ 57,000 लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं। उसके अलावा
सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जो आसपास का रीजन है एक तो बहुत ज़्यादा डार्क है, सूरज निकलता ही नहीं है इनको, सूर्य को देखे ही कई महीने निकल जाते हैं यहाँ पर। और जो 57,000 लोग यहाँ पे रहते हैं उसमें से 15,000 जो कैपिटल है नूक उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताई दे रहा है कि ग्रीनलैंड पार्ट है किंगडम ऑफ डेनमार्क का। हालांकि इवेंचुअली धीरे धीरे इनके पास थोड़ी और ऑटोनॉमी आई है, मगर ज़्यादा जो इनके मेन अफेयर्स हैं, जो कंट्री एक जिस पे ऑपरेट करती है, वो सारे डेनमार्क के हाथ में ही है। और हाँ, ये ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। करेंसी ऑफ कोर्स डेनिश क्राउन चलती है जो डेनमार्क में चलती है। अगर हम 2017 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पर नज़र डालें जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 122, तो वहाँ पे जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको नॉर्डिक कंट्रीज़ की डोमिनेंस दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर उसके बाद नंबर 5 पे फिनलैंड, फिर थोड़ी रैंकिंग के बाद नंबर 10 पे स्वीडन। तो ऐसा क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स और खासकर इकोनॉमिस्ट्स ये बताते हैं इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है। कि अगर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अनहैप्पीनेस तब आती है जब अनसर्टेनिटी होती है ज़िंदगी को लेकर। आपको पता नहीं होता कि जॉब कब लगेगी, जॉब लगेगी भी तो कैसी होगी, क्या मैं जॉब में बरकरार होऊंगा, या अगर वो जॉब छूट गई तो क्या करूँगा वगैरह। यहाँ पर इन देशों में इन्होंने ये बात पे ध्यान दिया है कि अनएम्प्लॉयड लोग ना रहे। अगर किसी की कोई जॉब छूट जाती है किसी भी वजह से, तो उसके लिए इमीडिएटली कोई और जॉब वेट कर रही होती है। पहली बात तो ये है। उसके अलावा हेल्थ केयर, इन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर फ्री है, और उसकी वजह से टैक्सेस भी बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई टैक्सेस ये चार्ज करते हैं। अराउंड 30-35% के टैक्सेस होते हैं इनके, उससे भी ज़्यादा होते हैं कई और देशों में। मगर उसकी वजह से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाती हैं ये देश। और उसके अलावा एजुकेशन भी फ्री है, स्टूडेंट्स को अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पर इंडिया में हमको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, मगर यहाँ पे आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हो, अगर आप उतने काबिल हो, तो आपको अलाउंसेस मिलेंगे उसके लिए। मतलब सरकार आपको और पैसे देगी कि कुछ लैपटॉप वगैरह लेना हो तो वो भी ले लेना। तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, लोग खुश ही रहेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें भी आप देख सकते हैं नॉर्वे की काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, टॉप पे नॉर्वे है। और बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो भी आसपास ही टॉप पर ही रहती हैं। तो ये एक रीज़न है, एक तो लो पॉपुलेशन है, और उसके अलावा इनमें से कुछ कंट्रीज़ ऑयल रिच भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे और डेनमार्क। और स्वीडन हालांकि ऑयल रिच नहीं है, मगर लंबर काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो ये सब रीजंस की वजह से नॉर्डिक कंट्रीज़ बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिक काउंसिल क्या है। देखो, आर्टिक रीजन है नॉर्थ पोल में, ये धरती है, ठीक है, ख़राब सी बनाई धरती है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है, नीचे का हिस्सा है साउथ पोल है। साउथ पोल में अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल में है आर्टिक। तो आर्टिक काउंसिल है, यहाँ पर जो एरिया है, जो यहाँ पे ठंडी आइस कैप्स है, इससे जिन कंट्रीज़ की बॉर्डर टच होती है वो इस काउंसिल के मेंबर हैं। और ये जो काउंसिल बनाई गई थी 1989 में फिनलैंड के इनिशिएटिव पे। ये बेसिक इनका जो मेन काम था ये था कि आर्टिक का जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें क्लाइमेट चेंज से, वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं उनका संरक्षण कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके लिए आर्टिक काउंसिल बनाया गया था। हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, ओटावा डिक्लेरेशन के बारे में, ठीक है। ओटावा डिक्लेरेशन साइन करी गई थी 1996 में कनाडा में, और उसमें ये बताया गया था कि जो जो कंट्रीज़ जिनका आर्टिक जो है, आर्टिक रीजन, वहाँ पे उनकी बाउंड्रीज टच करती हैं, वो ही आर्टिक काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया को देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, चाइना को भी मिला है, चाइना इंडिया दोनों का यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है, और 2013 में ये मिला था, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं क्या इंडिया में क्या ये तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आर्टिक काउंसिल में इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा हाँ। इसकी देखो जो चेयरमैनशिप होती है आर्टिक काउंसिल की, हर 2 साल में रोटेट होती है। इस वक्त फिनलैंड के पास है चेयरमैनशिप, ठीक है, और ये 2019 तक चलेगी। उसके अलावा देखो जो मेंबर हैं आर्टिक काउंसिल के, ये देख लो, इससे पूछ सकते हैं कौन सा कंट्री मेंबर है या नहीं है। कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आर्टिक रीजन। यहाँ पे आप देखोगे ये है यूएसए की बॉर्डर, सॉरी ये कनाडा की बॉर्डर टच कर रही है यहाँ पे, और अलास्का के थ्रू यूएसए की बॉर्डर टच कर रही है। ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए इधर भी है, ठीक है, और ये भी यूएसए है अलास्का। और यहाँ पे रशिया का तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पार्ट टच करता है, और नॉर्वे का भी कर रहा है, स्वीडन का भी कर रहा है। आप कहोगे डेनमार्क तो यहाँ पे है, मगर देखो मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का पार्ट है, तो ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा एरिया
आर्टिक सर्कल में आता है, तो ये भी इस रीजन में माना जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारे कंट्रीज़, आइसलैंड तो ऑफ कोर्स ये जो उसकी बॉर्डर है ये भी टच कर रही है इसको, इसीलिए ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये आर्टिक काउंसिल के मेंबर हैं। अब देखो आगे आपको ये बता दूं कि जो फोकस क्या है, मेजर फोकस आर्टिक काउंसिल का, वो ये है कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना, जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे ध्यान देना, ओशंस पर ध्यान देना, और साथ में जो वहाँ पर इंडिजिनस लोग रहते हैं आर्टिक में उनका संरक्षण करना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इस सब के अलावा जो रिसेंट क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही है उसमें भी आर्टिक काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको पता है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो नॉर्थ जो हमारा पोल है वहाँ पे जो बर्फ़ है उस पर पड़ेगा। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल की जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, सी लेवल राइज होगा और बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो डूबना स्टार्ट कर देंगे। ये काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं 2030 या 35 के आसपास हमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिक काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मेन याद रखना है, इंडिया का यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है और जो मेंबर्स हैं आर्टिक काउंसिल के ये भी याद रख लेना। और ये हमारी वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए जहाँ पे दुनिया के एक सर्टेन जोग्राफिक रीजन पे हम फोकस करते हैं और उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, इस थीम पर आपको और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस।